I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 20 डेज प्लेज एंड बिजनेस लॉ, और ऑलरेडी मैं एक लेक्चर आप लोगों का ले चुका हूँ। नाउ आज हम लोग यहाँ पर सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और यदि मैं आप लोगों से बात करूँ फर्स्ट लेक्चर की, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी कि हाउ टू राइट आंसर सीए की एग्जाम में, वो भी खासकर सीए फाउंडेशन, क्योंकि ये इनिशियल लेवल होता है और यहां पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आंसर लिखने का करेक्ट मैनर क्या होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वो डिस्कशन किया था। एंड अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो यूनिट नंबर 1 है, उस यूनिट नंबर 1 के ऊपर हम लोग यहां पर हमारा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी क्लास के जितने भी बच्चे, सारे के सारे बच्चे आज मेरे साथ साथ ये यूनिट नंबर 1 ना केवल रिवाइज करेंगे बल्कि ये कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे अपने आप में कि हाँ साहब, इस पर्टिकुलर यूनिट में जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमको यहां पर समझ में आते हैं। तो चलो मालिक, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी यूनिट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस किस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर 1-to-1 बेसिस पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो चलो पेज नंबर 1 पे आता हूं मालिक में। और पेज नंबर 1 पे यदि मैं आता हूं तो यहां पर बड़ी सिंप्लीफाइड मैनर में मेंशन करके रखा हुआ है। क्या बोलते हैं आपको पता है क्या, ये कि कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, ये तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक जाते जाते एक हल्की सी झलक हम लोगों ने देख ली थी मालिक। और यदि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने हल्की सी झलक में कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिराइव किया था, तो यार हम लोगों ने कुछ ऐसा बोला था कि ऑफरर ऑफरी को ऑफर देता है, ऑफरी ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और जब ऑफरी ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उनके बीच में बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के वहां पर मैंने लिखा था इक्वेशन नंबर 1, एंड एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके नीचे लिखा था मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों की दोनों बातें आपको समझ में आती है क्या, बोले यस सर, ये दोनों बातें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आती है। नाउ अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सारी की सारी चीजों को हम लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि यार ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस कैसी होती है, प्रपोजर कौन होता है, ठीक है, उसके बाद में प्रोमिसी कौन होता है, प्रोमिसर कौन होता है, एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट बनने के बाद में क्या क्या 2 अजम्पशन लिए जाते हैं, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सेक्शन नंबर 10। और सेक्शन नंबर 10 में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिनको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पर फुलफिल करना पड़ता है। इन सारी चीजों के ऊपर मालिक हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। यार इन सारे डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक छोटा सा बेसिक डिस्कशन करना चाहूंगा। आपको पता है मालिक हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऑफर अलग होता है। आपको पता है ऑफर अलग होता है, किन किन से अलग होता है आपको पता है। एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, एक क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर, दूसरा क्या होता है आपको पता है क्या, मेयर स्टेटमेंट। ओनली हम लोग किसी को कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, लाइक समझना बात, भाई बात को ध्यान से समझना, भाई से बात नहीं समझना, भाई से बात समझोगे तो भाई लेने की देने पड़ जाएंगे। आपको पता नहीं है भाई कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के भाई होते हैं। अरे कहने का मतलब ये मालिक, आपने डी भाई का नाम तो सुना ही होगा, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डी भाई जी, यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है मेरे डी भाई जी। भाई अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है भाई जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सज धज के आते हैं, हमारे 55, 50, 56, 58 साल के भाई है, आज तक भी वो भाई है, और जो करते रहते डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंग 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 डिंग, एक वो वाले भाई है। एक होते भाई का नाम सुन के ना अच्छे अच्छों को चक्कर आने लगते हैं, अरे बोले डी भाई, अरे बोले। और एक होता है अपना भाई रे, अपना दोस्त,
अपने दोस्त को भी अपन लोग क्या बोलते हैं मालिक, भाई बोलते हैं, ठीक है। तो एक मेयर स्टेटमेंट होता है। मेयर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पता है, क्लास में बैठे बैठे या मेरी ये 20 डेज प्लेज का लेक्चर देखते देखते अपने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला, भाई बोले देख लेना यार, इस बार लॉ में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना मेरे को, बोले भाई तू लॉ का पेपर देखना, इस बार लॉ के पेपर में मैं ऐसा फोड़ूंगा ऐसा फोड़ूंगा ऐसा फोड़ूंगा ना कि मैं 80 नंबर ले आऊंगा। अबे जोश जोश में मेरे भाई धोंडू ने क्या बोल दिया, 80 नंबर ले आऊंगा मैं। ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है यार, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन यार यू नो व्हाट, आप ये भी तो देखो यार कि अभी आपकी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी 20 डेज प्लेज पे। आई नो बहुत सारे बच्चों के आ जाएंगे, लेकिन यार ये आपकी तरफ से ऑफर नहीं था, इट जस्ट अ मेयर स्टेटमेंट। कभी कभी ना हम लोग जोश जोश में आकर ना कुछ भी बोल जाते हैं। आपको पता है एक ना पर्सन था जिसका नाम था मुन्ना, और एक पर्सन थी जिसका नाम था मुन्नी। आपको पता है मुन्ना मुन्नी को बोलता है कि मुन्नी बस तू एक बार हाँ कर दे, तू एक बार हाँ कर देगी मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। अरे भाई इट जस्ट अ मेयर स्टेटमेंट। मेयर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है, बस मुंह खोला और बोला। हाँ, मुंह खोला और बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर स्टेटमेंट। तो मेयर स्टेटमेंट कभी भी ऑफर का पार्ट नहीं बनते। मुन्नी ये नहीं बोल देगी कि ठीक है मुन्ने मैं तेरे ऑफर को एक्सेप्ट करती हूं, चल ला अब मेरे लिए पहले चांद तारे तोड़ के ला दे। तो वहां पर मुन्नी जो है ना वो मुन्ने को इस तरीके से नहीं बोल सकती है। वाई, इट जस्ट मेयर स्टेटमेंट, वो ऑफर नहीं है। फिर एक होता है मालिक तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, बिकॉज आई नो और मुझे पता है और एग्जामिनर का भी ये ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों को ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर और मेयर नेगोशिएशन के बीच में ना डिफरेंस समझ में नहीं आता है, और मेयर स्टेटमेंट के बीच में भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है। एक होता है मालिक मेयर नेगोशिएशन, एक क्या होता है मेयर नेगोशिएशन। और ये मेयर नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है पता है, मोल भाव। अरे यार समझो आप मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको क्या बताऊं। से फॉर एग्जांपल यार हमारी क्लास का बच्चा, चूंकि सीए करने वाले हर बच्चे को एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। आपको पता है एक स्टेशनरी की शॉप पे एक सीए करने वाला बच्चा गया, बोले भैया ये कैलकुलेटर कैसे दिया। उस स्टेशनरी वाले ने बोल दिया 1000 रुपए का। वो बच्चा बोलता है अरे भाई क्या बात कर रहे हो, सोना बेच रहे हो या कैलकुलेटर बेच रहे हो। उसने बोल दिया नहीं चाहिए। अरे वो स्टेशनरी वाले ने बोला अरे भैया इधर तो आओ यार, आप बताओ ना आप कितने में लोगे। उसने बोला 300 रुपए में दोगे क्या। वो स्टेशनरी वाला भैया ना पहले ऐसे करके देखता है उसको, बोले यार कुछ ऊपर दे दो ना, 5, 25, 50 ऊपर दे दो यार। उसने बोला नहीं भैया नहीं, बहुत रेट बोल दिया, 300 रुपए ज्यादा बोल दिए, अब तो आप देने के लिए रेडी भी हो गए हो। तो बोले 300 में देना हो तो दो। अच्छा वो स्टेशनरी वाला बोलता है लो भैया ले जाओ। वो बोलता है नहीं 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 मुझे नहीं लेना, मैं तो चला जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ भाव पूछने आया था। अरे तो मालिक यहां पर केवल और केवल क्या था आपको बताया, मेयर नेगोशिएशन था, ओनली एंड ओनली नेगोशिएशन था, केवल और केवल भाव ताव की बात कर रहे थे। वहां पर ये ऑफर नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले ने 300 रुपए बोला, उसने 300 रुपए एक्सेप्ट कर लिए, बोले अब 300 रुपए दो और कैलकुलेटर लो अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीज तो क्लियर है। उसके बाद एक क्या होता है आपको पता है क्या, इन्विटेशन टू ऑफर। आपको पता है जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होती है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर को समझने में। अक्सर आप अभी जिस एज में हो ना, आपको यह समझ में नहीं आता है कि सामने वाला देखकर आपको हंस रहा है या हंस के देख रहा है। समझ जाना, मैं बहुत डिटेल बात कर रहा हूं, बहुत अंदर की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, इतनी गहरी बात कर रहा हूं ना मालिक कि इस एज में शायद आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे मालिक। जिस एज में भी आप लोग हो ना, आपको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला आपको हंस के देख रहा है या देख के हंस रहा है, और आप ना हर एक उस चीज को जो आपके लिए इन्विटेशन टू ऑफर होती है आप उसको क्या मान लेते हो, ऑफर मान लेते हो। तो यार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए सीए फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे बढ़िया शॉपिंग करने जाएंगे मॉल में। आपको पता है हमारी क्लास में भी एक बच्चा है जिसका नाम है सचिन खत्री, और सचिन खत्री ने बोला अरे भाई देख इस बार पेपर बहुत अच्छे गए, सारे के सारे पेपर मैंने फोड़ दिए, बेहतरीन, इस बार मैं 100% पास हो रहा हूं, और सीए इंटरमीडिएट का प्री रिजल्ट बैच भी ज्वाइन करने वाला हूं मैं। पर बोले यार प्री रिजल्ट बैच में जब मैं जाऊंगा ना, पर्सनली आई वांट यार कि मुझे ना हीरो जैसी फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आई वॉन्ट टू ड्रेस वेल, मैं बहुत अच्छा ड्रेसअप करना चाहता हूं, अच्छी तरीके से तैयार होकर जाना चाहता हूं भाई, ताकि काश मेरा भी तो कोई इन्विटेशन टू ऑफर में कन्वर्ट हो। उस नालायक ये ऐसी उम्मीद के साथ में सी एंटर की प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करना चाहता था, और प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करने से पहले ये गया मॉल में, और आपको पता है मॉल में घूमते 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 अचानक से ना पेंटालून के बाहर डमी में एक टी शर्ट टंगी हुई थी। ठीक है, वो डमी ने टी शर्ट पहन के रखी हुई थी, और सचिन को वो टी शर्ट बड़ी पसंद आई। सचिन ने बोला मालिक मालिक मालिक, अंदर गया वो, और वहां पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोलता है कि मालिक मुझे ना ये टी शर्ट दे दो, यही वाली टी शर्ट दे दो, मेरी जो बॉडी का साइज है ना वो भी यही है।
वो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला रुको साहब मैं आपको फ्रेश टी शर्ट देता हूं, और फ्रेश टी शर्ट देखने के लिए जब वो उसके स्टोर रूम में गया अंदर जहां पर टी शर्ट को स्टॉक मेंटेन करके रखते थे, पता लगा वहां पर सचिन का जो साइज था वॉट एवर बी द ML XL जो भी साइज आता है वो साइज सचिन का साइज अवेलेबल नहीं था, बाकी सारे के सारे टी शर्ट अवेलेबल थे। तो सचिन वहां पर ये थोड़ी कर सकता है, बोले हमको हमारे सर ने सिखाया था, ऑफर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफरी ने ऑफर के ऑफर को एक्सेप्ट किया, जब ऑफरी ने ऑफर के ऑफर को एक्सेप्ट किया तो इनके बीच बना एग्रीमेंट, एंड एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर सचिन ऐसा नहीं बोल सकता है, इट इज नॉट अ ऑफर, इट जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। मालिक जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं इन्विटेशन टू ऑफर के। बोले चलो ठीक है सर आगे बढ़ते। देखो ना मालिक यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्ट, और एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है एग्रीमेंट, और दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, और मैं यहां पर लिख दूंगा सेक्शन नंबर 10। रुको मैं मेरी पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, मैं मेरी पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, येलो येलो डर्टी फेलो थोड़ी लूंगा, कौन सा कलर लूं पेन का, चलो आप लोगों का फेवरेट कलर, सेक्शन नंबर 10। मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, सेक्शन नंबर 10। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं मालिक आपको पता है क्या, बोले एग्रीमेंट में दो चीजें होती है, एक क्या होता है ऑफर, एंड दूसरी क्या होती है एक्सेप्टेंस, तभी जाकर क्या बनता है एग्रीमेंट। और जब भी एग्रीमेंट बनता है ना तो यहां पर दो बातों की ध्यान रखी जाती है। पहला, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, या कुछ लोग इसको शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे एग्रीमेंट बनती है ये माना जाता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन मतलब एक होगा ऑफरर और एक होगा ऑफरी, एंड ऑफरर एंड ऑफरी मस्ट बी अ डिफरेंट पर्सन, दोनों अलग अलग होना चाहिए। नो वन कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेल्फ, कोई खुद से खुद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोल सकता है कि बिडू देखना मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, बोल बिडू आएगा ना मजा, तो इधर से वो ताली मारता है, हाँ बिडू बोले मजा आएगा। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, 1% कंपनी बनाने की आपको छूट दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी में सारे काम अकेले ही कर लोगे, अरे मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट आप अकेले ही बना लोगे। ठीक है, बहुत सारे कामों के लिए ना आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, बोले डन सर, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं। मैंने बोला वेरी वेरी गुड, आओ आगे आओ। यहां पर इन्होंने आगे क्या बोला है, आगे ये लोग बोलते हैं दोस्तों कि जो ऑफर होता है ना, उससे पहले हम लोग एग्रीमेंट की बात कर रहे थे कि 2 और मोर पर्सन, और 2 और मोर पर्सन के साथ एक और अजम्पशन लिया जाता है, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड एट सेम टाइम एंड सेम सेंस। मीटिंग ऑफ माइंड एट सेम टाइम एंड सेम सेंस, है ना, ये एक असम्पशन होती है। यहां पर जैसे एग्रीमेंट होगा ना, यहां पर एक और क्या हो जाएगी, ये असम्पशन अज्यूम कर ली जाएगी। तो देखिए ना मालिक, यहां पे इन्होंने बोला है सबसे पहला कि लीगल रूल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको फॉलो करना है ऑफर में। सेकंड उन्होंने बोला है काइंड्स ऑफ ऑफर कौन कौन से होते हैं, देख लेंगे हम लोग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड, एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल, प्रपोजल मतलब वही ऑफर, ऑफर के क्या क्या एसेंशियल्स है उसके ऊपर हम लोगों को यहां पर करनी होगी बातचीत। एंड चौथा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जब ऑफर का कम्युनिकेशन करना है तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्या क्या मोड से करोगे, किन किन तरीकों से करोगे, उसके ऊपर हम लोगों को करनी होगी यहाँ पर बातचीत। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है मालिक, एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस में इन्होंने क्या बोला है, एक्सेप्टेंस में दो बातें होती है। पहली चीज लीगल रूल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किस मोड से देना है, किस तरीके से देना है। अरे मालिक इसके लिए तो मेरा बड़ा सेटल रूल चलता है, सुन लो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लीगल रूल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब ऑफरर ने एट द टाइम ऑफ पुटिंग ऑफ ऑफर यदि कोई मोड प्रिस्क्राइब कर दिया है तो ऑफरी को, प्रोमिसी को एक्सेप्टेंस उसी मोड में देना है जिस मोड में ऑफरर ने या प्रोमिसर ने वो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही मेंशन कर दिया था। तो यदि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब है तो आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। यदि आप एक्सेप्टेंस उसके अलावा किसी दूसरे मोड में दे रहे हो, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। दिस इज योर पॉइंट नंबर फर्स्ट। नाउ द पॉइंट नंबर सेकेंड इज वेयर देयर इज नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब, देन जो भी लेजिबल या लीगल मैनर होगा या जो भी अप्रोप्रिएट होगा या जो भी एज पर नेचर ऑफ ऑफर या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर एक्सेप्टेंस दे देंगे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्टेंस देना मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस होना, ये सबसे मेन किस बात पे डिपेंड करता है, ये सबसे मेन जिस बात पे डिपेंड करता है वो करता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। किस पे डिपेंड करता है मालिक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्टेंस को किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका
एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मालिक, एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। ठीक है, चलो ना, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है भाई, इसके बाद इन्होंने बोला है वही एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वही सेक्शन नंबर 10 से लिंक हो जाएगा ये। एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, काइंड्स ऑफ ऑफर कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग 1-on-1 बेसिस पे करते हैं डिस्कशन। ठीक है, नाउ मालिक लाओ नाउ यहां पर इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अरे इसके लिए तो एक सेक्शन ध्यान रख लो यहीं पर, सारे के सारे मेरे देश के नौजवान, सारे के सारे मेरे देश के नौजवान यहां पर एक सेक्शन याद रख लेंगे, सेक्शन नंबर 2H, सेक्शन नंबर 2H। और इन्होंने क्या बोला है, द टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, तो जो ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में 2 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वही ऊपर जो पढ़ के आए हुए वो, पहला कि एक एग्रीमेंट होगा और इट्स एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली मालिक, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को कहां पे डिफाइन करके रखा है, 2E में, नॉट 2B, 2B तो प्रॉमिस का होता है, 2E में डिफाइन करके रखा है। कहां पे डिफाइन करके रखा है दोस्तों, मेरे देश के नौजवानों, कहां पे डिफाइन करके रखा है, 2E में। और 2E में एग्रीमेंट के लिए क्या बोलता है ये, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन नंबर 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज every promise and every set of promises forming the consideration for each other। अरे मालिक ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि every promise और every set of promises forming the consideration for each other। मतलब मालिक सिंपल सी बात है, जब ऑफरर ऑफरी को ऑफर दे रहा है, ऑफरी ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनके बीच में बना एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने से क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी भले ही 2 होती है लेकिन उनके बीच में एक्टिविटी होती है 4। कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होती है भले ही 2 लेकिन उनके बीच में एक्टिविटी कितनी होती है मालिक, उनके बीच में एक्टिविटी होती है 4। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, आई एम गोइंग टू टेलिंग यू। मान लीजिए यार एक है ऑफरर और एक है मालिक ऑफरी। आपको पता है ऑफरर का होता है राइट, तो ऑफरी का होता है, ऑफरर का होता है ऑब्लिगेशन। ऑफरी का होता है राइट, तो ऑफरी का क्या होता है, ऑब्लिगेशन। और आपको पता है सिंपल सी बात है, जो ऑफरर का राइट है वो ऑफरी का ऑब्लिगेशन है, और जो ऑफरर का ऑब्लिगेशन है वो ऑफरी का क्या है, राइट है। इसीलिए तो मैं न जाने बच्चों आपको कितनी सदियों से बात बोलते आ रहा हूं कि यारो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी भले ही 2 होती है लेकिन उनके बीच में एक्टिविटीज जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, उनके बीच में जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी होती है 4। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है, to have an insight into the definition of the agreement we need to understand what is promise। promise क्या होता है, तो सिंपल सी बात है यार, promise की डेफिनेशन ना हर किसी को आती होगी। हम लोग अननेसेसरली promise की डेफिनेशन पे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यार promise कुछ ऐसा नहीं है, promise कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कि यार जिसको मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ। चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे सर प्रॉमिस को आप यहीं पर डिफाइन कर दो, तो अभी तक हो भी जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है मालिक, ध्यान से समझना, द फॉलोइंग पॉइंट्स emerge from the above definition when the person to whom the proposal is made signifies his assent on the proposal which is made to him। वाह भाई वाह, and the proposal becomes accepted। ये क्या बना जाएगा मालिक, आपका प्रॉमिस। अबे ऐसी बात कर रहे धोंडू जैसे हमको पता ही नहीं है। और क्या डेफिनेशन बना रहे, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर यदि एक्सेप्ट हो गया या प्रपोजल यदि एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ के लिए इन्होंने क्या बोला है आपको पता है क्या, मस्ट गिव रेस टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है मालिक, इससे क्या होना चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होना चाहिए। क्या अराइज होना चाहिए, इससे एक लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो अराइज होना चाहिए। तो जैसे लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगा हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे आपको पता है क्या, कि इट इज नाउ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो आगे इन्होंने क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेड, प्रपोजल और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तब जाकर क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट को कहां पे डिफाइन किया है, 2H में। ठीक है, तो 2H का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। हमारी इक्वेशन नंबर 2 सारे के सारे बच्चों को यहां पर पता होगी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल यहां पर दे के रखे हुए, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे, बिलीव मी और नॉट। जिस दिन आप एग्जाम दोगे आपको पता लगेगा। तो आपको सारे एग्जाम्पल, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो या वॉट एवर जो भी आप नोट्स रेफर करते हो, आपको वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से फोकस करके आना है।
डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, इवन दो आई हैव टू से एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। होपफुली ऐसे कोई यहां पर डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। यस मालिक, यस, जो पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोला जाता है सेक्शन नंबर 10, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट है मालिक। और ये क्या बोल रहा है यहां पर समझने की कोशिश करो ना आप। एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब हमारे सेक्शन 10 में कितनी देके रखी है, सेक्शन 10 में देके रखी है मालिक 6, एंड नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल, मतलब ये जो इधर वाला पॉइंट है ना मालिक, ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में डिफाइन नहीं करके रखी है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 10 में डिफाइन करके रखे हुए वो कितने एसेंशियल एलिमेंट है, वो 6 है, और जो सेक्शन नंबर 10 में मेंशन नहीं करके रखे हुए मालिक वो कितने हैं, वो 5 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोले? यस सर, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली सर, हमको आपकी जो ये बात है बात समझ में आती है। तो मालिक यहां पे इन्होंने क्या बोला है, एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक होना चाहिए एग्रीमेंट, दूसरा क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, तीसरा क्या होना चाहिए, कंपिटेंसी टू दी पार्टी, अरे उनके अंदर होनी चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, जिसके लिए मैं रेफर करूंगा आगे सेक्शन नंबर 11। ओके मालिक, आगे क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए मैं सेक्शन यूज करूंगा, दैट इज माय सेक्शन नंबर 2D। आगे पूरी की पूरी एक यूनिट पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, मालिक होना चाहिए आपका लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट के लिए मैं यूज करूंगा सेक्शन नंबर 23, और फ्री कंसेंट के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 23 इवन 24 तक भी चला जाऊंगा यार, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और ये 24 यहीं पे कवर हो रहा है, तो आई हैव टू गो मैक्स टू मैक्स बाय 23। और यहां पे इन्होंने क्या बोला है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए। कहां से कहां तक सेक्शन दिए हुए, 24 से लेके 30 तक, एंड सेक्शन नंबर 56 मालिक। ठीक है, तो यहां पर ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट को डिफाइन भी क्या किया है इन्होंने, एग्रीमेंट को डिफाइन किया था इन्होंने 2E में। कहां पे डिफाइन किया हुआ है, 2E में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो अभी जस्ट पढ़ा था अपन लोगों ने, ये जो सेक्शन नंबर 2E है, मैं आपको भी रिकॉल करवा रहा हूं, सेक्शन नंबर 2E जो है, ये 2E किसको डिफाइन करता है मालिक, एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। करेक्ट, तो यहां पर देखो ना क्या बोला हम लोगों ने, एग्रीमेंट होना चाहिए, सारे के सारे सेक्शन लिख दिए मैंने आपके सामने, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद इन्होंने बोला कंपिटेंसी टू दी ऑफ द पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बाद इन्होंने बोला दोस्तों मेरे देश के जवानों कि यहां पर क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब कानून की नजरों में वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। फिर क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, कुछ भी चीजें अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मालिक हमको 2 पाउच तेल के दे दो, पता लगा आपको खोपरे का तेल चाहिए था, उसने खाने का तेल दे दिया, उसने ईटिबल ऑयल दे दिया, जबकि आपको चाहिए था सर पे लगाने वाला ऑयल। खैर वो जो सर पे लगाने वाला ऑयल होता है ना, उसके ऊपर भी ईटिबल ऑयल ही लिखा होता है। यार मान लीजिए आपको चाहिए था कोई ऐसा तेल जिसको लगा के मालिक आपके अंदर एक अलौकिक प्रकार की शक्तियां आ जाए, अरे मतलब समझो रे, जिसको लगा के मालिक आपके अंदर एक ऐसे अलौकिक लेवल की शक्तियां आ जाए जिससे आपके सीए का सिलेबस आपको चंद घंटों में ही याद हो जाए। आप ना वो तेल लेने गए थे, भाई ने आपको खाने का ईटिबल ऑयल पकड़ा दिया, तो यार ऐसा थोड़ी होता है यार, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए ना, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चांद सितारे तोड़ के लाने की बात कर रहे हो। आपको पता है ये बात ना हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी पता है, और ये बात पता थी, पता है और पता रहेगी कि यार पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म नहीं होना चाहिए। और आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सॉन्ग भी बना हुआ है, वो सॉन्ग ना यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 नहीं होता ना मेरे देश के नौजवानों, तो वो सॉन्ग कुछ इस तरीके से होता कि बस तू हां कर दे तेरे कदमों में चांद सितारे बिछा देंगे, तू हां कर दे तेरे कदमों में चांद सितारे बिछा देंगे। वो सॉन्ग ऐसा होता, पर आपको पता है वो सॉन्ग कैसा है, वो सॉन्ग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10, या ये बोल दो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बिना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होना चाहिए। वो सॉन्ग ना इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। तभी वहां पर सॉन्ग लिखने वाले लिरिक्सिस्ट ने क्या लिखा है आपको पता है क्या, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पूरी तरीके से वहां पर इस सॉन्ग लिखने वाले ने उसकी रिस्पेक्ट की है। उसने बोला अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अरे उस ढूंढू को भी पता है कि आसमान में हाथ जाने की बात छोड़ो, यदि घर में कभी घर वाले बोल देते हैं ना कि मचान से एक डिब्बा निकाल दे भाई खाने पीने के सामान का, वो निकालने के लिए हमको चेयर यूज करनी पड़ती है, लकड़ी यूज करनी पड़ती है। उसमें भी डब्बा निकालते निकालते तो हम लोग डब्बा गिरा देते हैं और घर वाले बोलते हैं भाग यहां से। एक काम बोला, वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा है तू, ठीक है निकल यहां से, और वहां पर चांद सितारे तोड़ के लाने की बात करता है। अबे भाई कैसी बात कर रहे हो। तो ये 5 और 6 टोटल मिला के ये 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 11 पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। यदि इनमें से एक भी पॉइंट डिस्टर्ब हुआ, एक भी पॉइंट डिस्टर्ब हुआ या एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ, तो मालिक आपका सपना सपना रह जाएगा, मतलब आपका एग्रीमेंट एग्रीमेंट रह जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। फटाफट से एक बार इस 11 पॉइंट को यहां पर आप रीड आउट कर लो। सिर्फ रीड आउट करने की बात कर रहा हूं, इसके अंदर के कंटेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 11 पॉइंट याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। यही हूं मैं। हाँ जी सर। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 10 ऑफ द एक्ट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट हाँ ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है, तो पहली चीज फ्री कंसेंट होना चाहिए, दूसरा पार्टी की कंपिटेंसी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट को क्या किया यहाँ पर इन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है डन है मालिक। और ये सारी चीजें सारे एग्जाम्पल अच्छे से देख के जाना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है, यही आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट बनेंगे। बिलीव मी और नॉट, जिस दिन आपका पेपर आएगा ना उसके बाद में आपके पास सॉल्यूशन लेके आऊंगा, पेपर खत्म होने के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा देखो कहां कहां से क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे, क्वेश्चन पूछे, और उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आपके उस एग्जाम्पल को मैच करते हुए निकले हैं। ठीक है डन है मालिक। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करते रहना है। बोले बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई इशू नहीं है। और ये 11 पॉइंट का इन्होंने यहाँ पर एक सर्कल वर्कल भी बना के दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं करी है इन्होंने। ठीक है मालिक, ठीक है ये भी सब चीज़ें हो जाएगी। कंसिडरेशन के लिए तो पूरा की पूरा हम लोग एक सेपरेट यूनिट पढ़ने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न। हिंदी में मैं इसको बोलता हूँ कि बदले में कुछ तो होना चाहिए, बदले में कुछ तो होना चाहिए। और मैं जैसे यहां पर लिखता हूं ना बदले में कुछ तो होना चाहिए, हमारी क्लास के बहुत सारे बेवफा बच्चे जाग उठते, बोले हाँ सर हमने उसे बेइंतहा चाहा, बदले में उसने हमें क्या दी, तन्हाइयां, धोखा, छलावा, क्या दिया सर क्या दिया। और फिर भी आप बोलते हो लॉ में होता है क्विड प्रो क्यों। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम मांगेगी। ठीक है तो मालिक ऐसा होते रहता है। एनीवेज यार चलो पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत चुलबुली भरी मस्ती भी होनी चाहिए। ठीक है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट देख लेंगे यार, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इट्स ओके यार। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जनरली मैं देखता हूं कि यहां से एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाता है। 2 से 3 नंबर के लिए यहां से क्वेश्चन आता है। तो चलो यार एक बार हम लोग कोशिश करते हैं ना कि 2 से 3 नंबर के लिए यहां पर क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। यार मैं अपना इतना ब्यूटीफुल सा क्यूटी पाई सा माइक नहीं दिखा पा रहा हूं आप लोगों को, रुको मैं कोशिश करता हूं ना यार। और क्या होता है ना सर, नीचे झुक झुक के जब मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है ना तो मुझे भी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। नाउ एब्सोल्युटली फाइन, ऐसा लगता है इस माइक ने सारा की सारा आप लोगों का खून चूस लिया है। ये माइक नहीं है, ये ICAI है। बस सर अब हमारे अंदर की भावनाएं मत बोलो सर, सच्ची में कभी कभी ऐसा लगता है बस सर ये लेक्चर देखते देखते हम रो दे। अरे नहीं नहीं भाई नहीं ICAI है, अभी तो यही मार्क्स देगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से नहलाओ धुलाओ, चंदन का टीका लगाओ मालिक, यही ICAI है, यही माई बाप है, अभी यही हमको मार्क्स देगा, चाहे इसने हमारा खून पिया हो या इसने चाहे हमारा खाना खा लिया हो, कुछ भी कर लिया हो भाई, लेकिन अभी सब कुछ हमारा यही है। ठीक है ना। ICAI को रोज ऐसे ही बोल रहा, रोज खूब पढ़ाई करना आपको। नाउ मालिक, नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला वैलिडिटी ऑफ एनफोर्सिबिलिटी,
फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस, ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम लोग बात करें यहां पर वैलिडिटी ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से वो बनाए गए, तो जिस तरीके से वो बनाए गए उसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कौन सा होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कौन सा होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कौन सा होता है, इलीगल एग्रीमेंट, एंड पांचवा कौन सा होगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, क्या आपने यहां पर एक चीज एनालाइज की, क्या एक चीज समझने की कोशिश करी आपने यहां पर कि वैलिडिटी ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर यहां पर भी नाम लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट 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 एग्रीमेंट। हे भाई ये क्या हुआ, बोले आप यहां पर बोल रहे हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ये इलीगल एग्रीमेंट क्यों होता है? तो मालिक ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ही इलीगल हो मालिक, और इलीगल का मतलब क्या, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक मोरालिटी, और इसके लिए एक सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 23। जैसे सेक्शन नंबर 23 का क्या कर दिया है मालिक, वायलेशन कर दिया है, तो ऐसे एग्रीमेंट को, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा ना, सेक्शन नंबर 10 वहां पर डंडा लेके खड़ा है, बोले आना दोंडू आना, एक एक को निपटाऊंगा मैं, यदि एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना तो एक एक को निपटाऊंगा, एक एक को निपटाऊंगा, एक एक को निपटाऊंगा, ऐसा डंडा लेके ना हमारा सेक्शन नंबर 10 खड़ा हुआ है वहां पर। तो सेक्शन नंबर 10 ने चूंकि इसका जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट था वो लॉफुल था ही नहीं, पब्लिक पॉलिसी पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट में था, तो वो इलीगल एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर 2H। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसका सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, इसका सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओ भाई जहां पर अग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर डिपेंड करता है, जहां पर अग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर डिपेंड करता है वेदर ही और शी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकते हैं। और जब ऐसी पावर ऐसी इच्छा अग्रीव्ड पार्टी के पास होती है, अग्रीव्ड पार्टी की इच्छाओं पर डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और एक होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसमें ये वॉइड नहीं है, इसका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, पर सेक्शन नंबर 10 की कुछ जो कंडीशन है वो कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं किए, लेकिन यहां पर इनको जिंदगी एक मौका दे रही है, लाइफ एक मौका दे रही है कि मालिक यदि ये चाहे, अगेन आई एम टेलिंग यू, मालिक यदि ये चाहे तो क्या कर सकते, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सेक्शन नंबर 10 के एसेंशियल एलिमेंट थे जिनको फुलफिल करना था, और यदि कुछ फुलफिल करने से रह गए हैं तो ये उनको क्या कर सकते हैं मालिक, फुलफिल भी कर सकते हैं। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आती है? बोले यस सर, हमको आपकी ये बात जो ये एब्सोल्युटली समझ में आती है, कोनो प्रॉब्लम नहीं दादा भाई, कोनो प्रॉब्लम नहीं। माला तुमाची एक एक बात समझ में आ रही है भाई, इससे ज्यादा मराठी नहीं बोल सकता हूं यार मैं, थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, अभी दिमाग में कंटेंट चल रहा है तो मैं मराठी बोलने की कोशिश नहीं कर सकता हूं। बोले सर मत करो ना प्लीज ना सर, आपको किसने बोला, मैंने बोला आ जाओ मालिक इधर आ जाओ, फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, तो ये हो गया अनएनफोर्सेबल की सेक्शन नंबर 10 की, मान लीजिए 11 कंडीशन थी, 11 में से 9 फुलफिल हो गई, 2 फुलफिल होना बाकी है, तो जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, अनएनफोर्सेबल होगा। और जैसे ही सेक्शन नंबर 10 की आपने सारी की सारी 11 कंडीशन को फुलफिल कर दिया, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, यहां पर एनफोर्सेबल हो जाएगा अनएनफोर्सेबिलिटी से। ओके मालिक, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ओ भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मेरे फेवरेट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे फेवरेट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। एंड होपफुली आप लोगों ने यदि नोट डाउन कर लिया होगा ना तो मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से, और जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया होगा प्लीज 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 वो यहां पर पहले पॉज लगा के नोट डाउन करो, उसके बाद ही यहां से वो आगे बढ़ेंगे। लो जी, अब सबसे पहली चीज फॉर्मेशन, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात बोलता हूं, या तो ये बाय वर्ड्स होगा या ये डॉक्यूमेंट्स पर रिटर्न होगा। ठीक है, मतलब या तो ये रिटर्न होता है या ओरल होता है। अरे यार ऐसा बोलो, सिंपल करो ना चीजों को, या तो मालिक ये रिटर्न होता है या ये ओरल होता है,
तो मालिक रिटर्न ओरल है ना, मतलब कम्युनिकेटेड है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं? एक्सप्रेस। एक होता है मालिक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो होता है बाय कंडक्ट। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है मालिक ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ या ऑपरेशन बाय लॉ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं? यहां पर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूं। एक होता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसको हिंदी में मैं बोलता हूं अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध, हाफ कॉन्ट्रैक्ट, हाफ। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू हाफ कॉन्ट्रैक्ट? समझो यार, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो फिर जिंदगी में क्या ही समझा आप लोगों ने। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है। कैसे सेपरेट क्वेश्चन आता है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात हो रही है मालिक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और काफी सारे लोगों को मैंने ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हुए भी देखा है, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई तुमको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन समझ लो। आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हुए एक तरीके का ऑब्लिगेशन होता है, और यहां पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के 3C मिसिंग होने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और 3C का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है क्लियरिटी, सेकंड होता है मालिक कंसिडरेशन, और थर्ड होता है सर्टेनिटी इन मीनिंग। ये तीन चीजें नहीं होने के बावजूद भी ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए ऑब्लिगेशन है, एंड इट इज रिसेंबलिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं मालिक? यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं। एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का देखो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल। सेकंड बेस्ट एग्जांपल देता हूं यार, कि यदि मान लीजिए यार नदी में कोई बच्चा गिर गया है, और उस बच्चे को बचाने के लिए यदि कोई प्रोफेशनल स्विमर उस बच्चे के पीछे पीछे नदी में जाकर कूद जाता है, और नदी में कूदने के बाद उस बच्चे को बचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑटोमेटिकली न चाहते हुए भी उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिसेंबलिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। पर सबसे बेस्ट एग्जांपल यार, चाहे आप मानो या ना मानो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है ना, वो होता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और एक होता है ई कॉमर्स। अरे मालिक अब जमाने बदल गए। पहले कुछ करने के लिए ना दोनों पार्टियों का आमने सामने होना बहुत जरूरी होता था। अरे लेट मी करेक्ट मालिक, पहले ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टियों का आमने सामने होना बहुत जरूरी हुआ करता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब जमाना बदल गया है। अब ना आपको पता है, एक पार्टी उस एरिया में मतलब डिजिटली है, और दूसरी पार्टी यदि फिजिकली वर्चुअली अवेलेबल, मतलब एक पार्टी वर्चुअली अवेलेबल है और एक पार्टी फिजिकली अवेलेबल है, तो आपको पता है वो दोनों भी, एक वर्चुअली अवेलेबल है एक फिजिकली अवेलेबल है, वो दोनों भी आपस में कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जमाने गए कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे के सामने होना, पास होना ही जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब तो मालिक डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आजकल सारे काम ना इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाते हैं, तो जब सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या गनीमत। कॉन्ट्रैक्ट भी आजकल कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे देश के नौजवानों, आप जब ई कॉमर्स के तहत या ई कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग करते हैं ना रे हम, ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं ना रे हम, ठीक है, ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, या ऑनलाइन हम लोग कोई ऑप्शन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना रे ढूंढू, तो वो क्या है रे आपका ई कॉमर्स है ना। इतनी देर से मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूं, तो आपको क्या आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है क्या? सर चल रहा है, सॉरी शक्तिमान। मैंने बोला ओके। तो दोस्तों मेरे देश के नौजवानों, यहां पर ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, और चूंकि यह ई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 23, ये तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ यहां पर एक एडिशनल एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कौन सा एक्ट बोलेंगे मेरे देश के नौजवानों? हम लोग इसको बोलेंगे यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईटी एक्ट 2005 होता है, 2005 में आया हुआ एक्ट था आईटी एक्ट। ये आईटी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। और आईटी एक्ट जब एप्लीकेबल होगा तो यहां पर जब अपनी एक पार्टी एक्सेप्टेंस देगी तो वो एक्सेप्टेंस देगी डीएससी के थ्रू, ठीक है, डीएससी के थ्रू देगी, नॉट डीसीएस के थ्रू, डीएससी के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस देगी। और जब वो डीएससी के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस देगी तो डीएससी का मतलब क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
ठीक है मालिक, इसका नाम क्या होता है यहाँ पर? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, हुलाला, फटाफट से जिन बच्चों ने नोट नहीं करके रखा हुआ है वो नोट डाउन कर लो। लास्ट टॉपिक होता है ये, और इस टॉपिक को मैं नाम देता हूं जाते जाते। ठीक है, जाते जाते, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। वैसे ही मेरी आज की क्लास का टॉपिक है जाते जाते। और आपको पता है मैं जितने टॉपिक जाते जाते पढ़ाता हूं ना, पास्ट बैचेस में ये रिकॉर्ड रहा है कि वो एग्जाम का क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं मालिक। तो ध्यान से सुनो, ये ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे देश के नौजवानों। एक होता है एग्जीक्यूटेड, जिंदगी में सब कुछ हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वाह भाई वाह, थैंक यू। और आयुष सर आज यहाँ पे चाय वाला बन के आए हैं और मुझे चाय दे के गए भाई। देखो ना, ऐसे भी आपको पता है ना, देश में चाय वाले बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े कारनामे रचते हैं। तो आयुष भैया को भी आज शौक चढ़ा था और आयुष सर बोले कि यार आज मैं भी चाय वाला बनता हूं। ठीक है, चलो मालिक आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आगे क्या बोलते हैं आपको पता है क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जिसका जिंदगी में सब कुछ हो चुका है। अरे यार मत, अरे भाई समझो यार, प्लीज यार, मैं आपको सही तरीके से कुछ बात बोलना चाह रहा हूं, आप सही तरीके से मेरी बात समझो यार भाई, ऐसा मत समझो। जिसका जिंदगी में सब कुछ हो चुका है, इसका मतलब ये रहे कि दोनों पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिए, नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक होता है मालिक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि यार यहां पर सारी पार्टी का सब कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब सभी पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किए। या तो वो दोनों पार्टी हो सकती है, या दोनों में से कोई एक पार्टी ने कर दिया होगा, तो कोई एक पार्टी बची होगी। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। और ये एग्जीक्यूटरी दो तरीके से होता है, एक होता है मालिक यूनिलेटरल और एक होता है बाइलेटरल। ठीक है, एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बाइलेटरल। यदि एक पार्टी का भी ऑब्लिगेशन बचा है या दोनों की दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन बचा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और यदि एक पार्टी का बचा है तो यूनिलेटरल, और दोनों पार्टियों का ऑब्लिगेशन बाकी है तो वो होता है बाइलेटरल। ठीक है, बोले डन सर डन। आपको आपकी बात समझ में आती है। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप इतना कंप्लीट करो, बाकी का डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड गाइस, एंड प्लीज 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 बहुत अच्छे से मेहनत करो। इस बार हम लोग 100% बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर होंगे। सी यू सून।